ठीक है, कल क्या पढ़ा था हमने? इसमें मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं होगा आपको, लेकिन एक बार फिर भी थोड़ा सा जो हमने स्टार्ट किया है टॉपिक वो है सिंगल फेस एसी सर्किट। सिंगल फेस एसी सर्किट ये जो टॉपिक है हमने स्टार्ट किया है। और सिंगल फेस क्या होता है उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो हमारी डोमेस्टिक एप्लीकेशन है, हमारी जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन है उसमें जो अरेंजमेंट रहता है वायर्स का वो किस प्रकार से रहता है, आर वाई बी न्यूट्रल और ग्राउंड, इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। सबसे टॉप पे जो वायर रहता है वो ग्राउंड का वायर रहता है, ताकि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन के जो अदर वायर है वो प्रोटेक्ट हो सके। अगर कभी कोई लाइटनिंग स्ट्राइक हो हमारी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर तो सबसे पहले वो हमारे ग्राउंड के वायर पे स्ट्राइक हो। और ग्राउंड के वायर जो है वो किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं, उसकी थिकनेस हम अधिक रखते हैं, मोर थिकनेस वाला हम वायर डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि एरिया बढ़ जाता है और एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस कम होने के कारण जो लाइटनिंग है वो लो रेजिस्टेंस वाला पाथ प्रेफर करके ग्राउंड में चली जाती है और हमारे जो अदर इक्विपमेंट है या अदर वायर है ट्रांसमिशन लाइन के वो बच जाते हैं। ये अरेंजमेंट होता है। और सिंगल फेस क्या होता है उसके लिए मैंने आपको फेस बताया था कि फेस क्या होता है। एक फेस का वायर और एक न्यूट्रल के बीच का जो कनेक्शन है वो फेस में कन्वर्ट करता है। एक फेस का वायर और एक न्यूट्रल मिला के एक फेस बनता है, दूसरा फेस और न्यूट्रल दूसरा फेस, तीसरा फेस और न्यूट्रल तीसरा फेस। इस प्रकार से मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ग्राउंड फ्लोर में एक फेस आया एक न्यूट्रल आया, फर्स्ट फ्लोर में एक फेस आया एक न्यूट्रल आया, सेकंड जो अपना फ्लोर है उस पर एक फेस आया और एक न्यूट्रल आया। इस प्रकार से हमने अरेंजमेंट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि भाई किस प्रकार से कनेक्शन होता है। तो स्टार कनेक्शन जनरली न्यूट्रल हमें कहाँ मिलता है? न्यूट्रल हमें तभी मिल सकता है जब स्टार कनेक्शन की कंडीशन हो। स्टार कनेक्शन की कंडीशन में हमें मिलता है न्यूट्रल। स्टार कनेक्शन की कंडीशन में मिलता है हमें न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल पॉइंट को कैसे मिलता है? जैसे ये आर फेस का वायर है R1 R2, वाई फेस का वायर है Y1 Y2, बी फेस का वायर है B1 B2। तो हम क्या करेंगे, तीनों वायर के समान टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं। समान टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं और उस कॉमन पॉइंट को स्टार पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। उस समान पॉइंट को स्टार पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं और उस न्यूट्रल पॉइंट से जो वायर निकलता है उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, R1 R2, Y1 Y2, B1 B2 ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1N, Y1N, B1N ये फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये फेस वोल्टेज देखो, फेस और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को फेस वोल्टेज बोल दिया और दो फेस के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोल दिया। और ये जो आपको जो मिला है स्टार कनेक्शन, ये कहाँ से मिला है? ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में, जैसा कि कल सुमित बोल रहा था कि ये जो आपको मिला है ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से मिला है, तीनों फेस और एक न्यूट्रल। ठीक है, और स्टार कनेक्शन में क्या रिलेशन होता है? स्टार कनेक्शन में जो फेस वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स कम होता है और फेस करंट क्या होता है? लाइन करंट के बराबर होता है। फेस करंट इक्वल्स टू लाइन करंट होता है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। फिर डोमेस्टिक एप्लीकेशन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 वोल्ट होता है। दो फेस के बीच का जो वोल्टेज होता है वो 400 वोल्ट होता है और जो फेस वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स कम होता है। तो 400/√3 अप्रॉक्सीमेटली 230 वोल्ट। ठीक है, अब फिर मैंने सिंगल फेस एसी सर्किट हेडिंग डलवाई थी आपको, लेकिन भाई ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था, याद करो, ये वाला कुछ इस प्रकार से ये मेरा मैग्नेट है, ये मेरा मैग्नेट है, ये देखो ये वाला, ये मेरा सेलिएंट पोल रोटर है। ये सेलिएंट पोल रोटर है जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब उसको हम एक्साइटेशन देते हैं। जब हम उसको एक्साइटेशन देते हैं या डीसी सप्लाई देते हैं तब ये जो सेलिएंट पोल रोटर है
वो किसकी तरह व्यवहार करता है? मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। तो ये मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहा है, ये मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहा है। और ये मैग्नेट को क्या करते हैं हम? प्राइम मूवर की हेल्प से घुमाते हैं। इस मैग्नेट को क्या करते हैं हम? ये प्राइम मूवर रहता है, ये प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर, ये प्राइम मूवर है। और इस प्राइम मूवर की जो का कनेक्शन सीधे टरबाइन से होता है। प्राइम मूवर का जो कनेक्शन होता है सीधे टरबाइन से होता है। टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है इस प्रकार से। जब टरबाइन को घुमाया जाता है तो टरबाइन पे हमने प्रेशर डाला, टरबाइन पे हमने प्रेशर डाला स्टीम का या फिर वाटर का, स्टीम या फिर वाटर, स्टीम या फिर वाटर दोनों में से किसी का भी प्रेशर डालो, ये घूमेगी, ये घूमेगी तो सैलेंट पोल रोटर घूमेगा। और ये रोटर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? मैग्नेट की तरह। तो ये मैग्नेट से क्या निकल रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। एन से निकल रहा है, एस में जा रहा है, एन से निकल रहा है, एस में जा रहा है, एन से निकल रहा है, एस में जा रहा है। एन से निकल रहा है, एस में जा रहा है। तो ये अब क्या करेंगे? जब हम स्टीम या प्रेस से प्रेशर डालेंगे इस टरबाइन के ऊपर तो ये टरबाइन घूमेगी। जब टरबाइन घूमेगी तो ये रोटर को घुमाएगी। जब रोटर घूमेगा तो मैग्नेट घूमेगी, मैग्नेट घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स घूमेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स घूमेगा तो क्या होगा? ये जो कंडक्टर्स है इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। और ये जो स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो किस में है? स्टार कनेक्शन में है। तो तीनों फेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक न्यूट्रल का वायर निकलेगा। तो फेस और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट के अराउंड अपेयर होगा और दो फेस के बीच में 400 वोल्ट। ये हमारा एजम्पशन है कि लाइन वोल्टेज दो फेस के बीच का वोल्टेज 400 वोल्ट और फेस और न्यूट्रल का जो बीच का वो जो वोल्टेज है 230 वोल्ट है। और फिर मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि जो ±5% का जो रहता है वो मतलब वेरिएशन अलाउेबल है। इतना हो तो उससे हमारी जो डिवाइसेस या अप्लायंसेस है इन पे कोई भी मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेंजरस इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतना कोई भी डिवाइस बियर कर लेगी, सहन कर लेगी, क्योंकि हम डिज़ाइन ही इस प्रकार से करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कल की क्लास में? फिर मैंने आपको एक वेवफॉर्म है, इसकी इक्वेशन जो होती है वो आई एम साइन थीटा होती है। ये मैंने आपको प्रूव करके बताया था। थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये इस वेवफॉर्म को सेटिस्फाई कर रही थी। तो जो एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है उसको हम आई एम साइन थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। भाई किसी को भी डाउट है क्या बच्चों यहाँ पे? ये अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया इसमें क्या प्रीवियस क्लास में, यहाँ जो भी बच्चे बैठे न, कोई डाउट नहीं बेटा? बड़े आगे अपन लोग। ठीक है सर, ठीक है बेटा। ये सीरीन बेटा, ये बात हुई थी क्या इससे स्वाति? नहीं सर, शायद वो आज भी नहीं आएगी। आज भी नहीं आएगी? क्या बुआ बता रही थी या मौसी बता रही थी? क्या बता रही थी स्वाति? सर बुआ। बुआ, अच्छा ठीक है। मतलब कितनी एज थी उनकी? थोड़ी एज वाली थी या कम एज वाली थी? एज थी वो। कितने की? अच्छा ज्यादा सर पता नहीं, पर वो एज वाली थी। हाँ अच्छा ज्यादा एज वाली थोड़ी। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। चलो समझ में आया भाई कल की क्लास? आगे हाँ आया। कल की क्लास समझ में? ये सेकंड लॉ में ये सेकंड लॉ है जो ये इक्वल है, ये ई इक्वल है या ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है -n/dt के? इक्वल है, इसलिए तो बोल रहा था कि एग्जैक्ट वैल्यू दिखे। अच्छा वो अपना रिवाइज नहीं हो पाया क्या? वो छूट गया क्या?
हाँ ये देखो, पहला जो लॉ है फैराडे का, जो पहला नियम बोल रहा है कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी है। फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसके प्रोपोर्शनल है। पहला लॉ ये बोल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई कि भाई कितना एग्जैक्ट वैल्यू है ईएमएफ की। लेकिन जो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ, उसने मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बता दी कि भाई इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पर ये देखो, ये कंडक्टर है, दो कंडक्टर मिलके एक कॉइल बन गई है। दो कंडक्टर मिलके एक कॉइल, तो वन कॉइल इक्वल टू टू कंडक्टर, वन कॉइल इक्वल टू टू कंडक्टर होता है। और ये ऐसी बहुत सारी कॉइल बना देंगे तो उसको बोलते हैं वाइंडिंग। और इसके एडवांटेज क्या है, जब मल्टी टर्न कॉइल रहेगी तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो एक कंडक्टर है 2 वोल्ट, एक कॉइल है तो 4 वोल्ट, और यहाँ पे तो मैंने 3 कॉइल लगा दी है। तो जब मैंने 3 कॉइल लगा दी है, जब 3 कॉइल मैंने यहाँ पे लगा दी है, देखो यहाँ पे 3 कॉइल लगी है तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जब 3 कॉइल लगा दी है तो यहाँ पर ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, अब कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखते हैं। ये जो यूनिट है, इसमें एसी सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूँ, सिंगल फेस एसी सप्लाई के बारे में। क्योंकि सिंगल फेस एसी सर्किट तब तक के पूरा नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको सिंगल फेस एसी सप्लाई ना दे दूं। तो पहले तो सिंगल फेस एसी सप्लाई से रिलेटेड टर्म्स की स्टडी करते हैं। सिंगल फेस एसी सप्लाई, सिंगल फेस एसी सप्लाई से रिलेटेड टर्म्स की स्टडी करता हूं। ठीक है, तो आप सिंगल फेस एसी सप्लाई क्या है देखते हैं बेटा। सिंगल फेस एसी सप्लाई के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया था कल। तो ये सिंगल फेस एसी सप्लाई से रिलेटेड टर्म जो है, दो टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल फेस एसी सप्लाई से रिलेटेड। देखो बेटा, आप ये है एसी सप्लाई, ये है एसी सप्लाई, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और ये है 360 डिग्री। ये है 0 डिग्री वाली वेवफॉर्म, ये यहाँ कहीं 90 डिग्री आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा 180 डिग्री, यहाँ कहीं आएगा 270 डिग्री, यहाँ कहीं रहेगा 360 डिग्री। मतलब जो एक एसी साइकिल होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। और ये जो वैल्यू है ये वाली, ये है पिक वैल्यू, ये जो है ये पिक वैल्यू है, ये वाली ये पिक वैल्यू है, मैक्सिमम पिक वैल्यू है Vm, ये मैक्सिमम पिक वैल्यू है। और ये जो है ये मिनिमम पिक वैल्यू है, सबसे कम। ये क्या है, माइनस Vm। ठीक है भाई, और इसकी जो इक्वेशन है वो कितनी है, V इक्वल टू
वी एम साइन थीटा, ये कल ही मैंने प्रूव करके बताया था कि एसी साइकिल की जो वेव फॉर्म है वो इस प्रकार की होती है, वी इक्वल टू वी एम साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, एसी सप्लाई से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पहली है एवरेज वैल्यू, दूसरी है आरएमएस वैल्यू। आपने एवरेज वैल्यू नाम सुना होगा। कोई बच्चा जिसको पता है कि ये क्या होती है एवरेज वैल्यू? बेटा यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनमें से कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज एवरेज वैल्यू। सुमित, क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग एवरेज वैल्यू? और दूसरी होती है आरएमएस वैल्यू। दो टर्म हमने पढ़ी है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। सुमित, कुछ पता है इसके बारे में, व्हाट इज एवरेज वैल्यू, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है और 1/√2 होता है शायद। नहीं फार्मूला भूल गया। और कोई? स्वाति बेटा पता है कि क्या है एवरेज वैल्यू, क्या है आरएमएस वैल्यू? स्वाति? RMS/√2। तो रमन बोल रहा है क्या? नहीं हाँ अजय बोलो बेटा। सर, VM/√2 होता है। बेटा क्या होती है वो पूछ रहा हूँ मैं। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? अगर किसी ने पूछ लिया आपसे, को भी कोई इंटरव्यू में बैठे हैं आप और आपसे किसी ने पूछा कि भाई आरएमएस वैल्यू क्या होती है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे? भाई वो Vm/√2 तो केवल साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू है, लेकिन एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की अलग होगी, साटूथ वेवफॉर्म की अलग होगी, स्क्वायर वेवफॉर्म की अलग होगी। तो आपको डिफाइन करते आना चाहिए कि व्हाट इज आरएमएस वैल्यू एक्चुअली। स्वाति, क्या होती है बेटा एवरेज वैल्यू? आदर्श? अमन? चलो आओ बेटा मैं बताता हूं। देखिए, अब अगर मुझसे कोई एवरेज वैल्यू पूछता है तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले तो एवरेज वैल्यू जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? वो चार्ज से रिलेटेड है। एवरेज वैल्यू किससे रिलेटेड है? चार्ज से। और आरएमएस वैल्यू जो रिलेटेड है वो हीट से। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आता है तो आपको ये ऑप्शन पर क्लिक करना है। एवरेज वैल्यू जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? चार्ज से। आरएमएस वैल्यू वाली जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? तो हीट से रिलेटेड है, ऊष्मा से, कितना हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे रिलेटेड है। दूसरी चीज, कोई अगर बोलता है कि डिफाइन कीजिए व्हाट इज एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होती है बताइए। एवरेज वैल्यू देखो क्या है बेटा, एवरेज वैल्यू क्या है, इसको करंट मान लेते हैं। देखो बेटा, एवरेज वैल्यू क्या है तो मैं बोलूंगा कि एक स्टडी करंट है। एवरेज वैल्यू अगर किसी ने पूछा कि क्या है तो मैं बोलूंगा कि ये एक प्रकार का स्टडी करंट है। स्टडी मतलब एक समान करंट है। और एवरेज वैल्यू जो बेटा है ना, वो कभी भी, एवरेज वैल्यू कभी भी मैं एसी साइकिल की कंडीशन में केवल हाफ साइकिल के लिए निकालूंगा, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू नहीं निकालूंगा। क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, जैसे मुझे ये इसका एवरेज निकालना है, इसमें दो साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकलता है? इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू अपॉन 2, ऐसे ही एवरेज निकालते हैं ना बेटा, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू अपॉन 2।
तो जब मैं इसका अगर ये प्योर एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, अगर मैं इसका एवरेज निकालने जाऊंगा तो इसका एवरेज कितना जाएगा? 0। इसका एवरेज निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 0। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव साइकिल, ये वैल्यू, जैसे सपोज करो कि ये पॉजिटिव साइकिल इसकी वैल्यू 2 है, तो ये जो नेगेटिव साइकिल है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। 2 - 2 कितना हो जाएगा? और 2 है इसलिए 2 से डिवाइड कर लूंगा, 0/2 इसलिए 0। तो अगर एवरेज क्या होता है, इसकी वैल्यू, जैसे मुझसे मैं बोला कि भाई एवरेज हम कब निकालते हैं, एवरेज का मतलब क्या हो गया? एक एग्जांपल से एवरेज को समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि सपोज करो पहले दिन इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर में 40 बच्चे आए फर्स्ट डे। एवरेज निकालने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल के लिए कि भाई इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर में पहले दिन 40 बच्चे आए, सेकेंड डे 50 बच्चे आए और तीसरे दिन 60 बच्चे आए। फर्स्ट डे 40 बच्चे आए, दूसरे दिन 50 बच्चे आए और तीसरे दिन 60 बच्चे आए। तो 3 दिन का डेटा है ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये इसका डेटा है। तो 40 50 कितने, 90, 90 और 60 150/3, मतलब एवरेज 50 बच्चे हर दिन आ रहा है इसका मतलब। या फिर एक और एग्जांपल, जैसे कि स्वाति प्रोग्रेसिव 1, पहला प्रोग्रेसिव हुआ जिसमें स्वाति को मिलते हैं 40 मार्क्स। रेम सब्जेक्ट है, रोटेटिंग एसी मशीन, जिसमें स्वाति को प्रोग्रेसिव फर्स्ट में 40 मार्क्स मिले। जब प्रोग्रेसिव 2 हुआ, जब प्रोग्रेसिव सेकंड हुआ, तो स्वाति को मिलते हैं 50 मार्क्स। तो अब मुझे आरजीपीवी में मार्क्स भिजवाना है, तो मैं क्या करूँगा, आरजीपीवी में मार्क्स भिजवाऊंगा। तो क्या करूँगा, दोनों के मार्क्स 40 - 50/2 कितने, 90/2, मतलब 45 एवरेज मार्क्स में इतने भिजवाऊंगा आरजीपीवी में। इस प्रकार से मार्क भिजवाया जाता है। 1 मिनट बेटा। तो समझ में आया आपको बच्चों कि एवरेज क्या होता है? तो इस प्रकार से ये मार्क्स हो गए। अब यहां पर देखो एसी सप्लाई की केस में क्या हो रहा है, एसी सप्लाई की केस में क्या हो रहा है, ये देखो। सपोज करो एक एग्जांपल के लिए मान लो कि भाई ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसकी वैल्यू 2 है, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसकी वैल्यू -2 है। तो अब इसका एवरेज निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा, देखो कैसे करूंगा। क्या करूंगा मैं, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल की वैल्यू और अपॉन 2। जैसे यहाँ प्रोग्रेसिव में, पहले प्रोग्रेसिव में 40 मार्क्स आए थे स्वाति के, फिर 50 मार्क्स आए थे, तो क्या किया, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार से पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू 2 है, नेगेटिव हाफ साइकिल की वैल्यू -2 है, दोनों को जोड़ दिया तो प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 2 - 2 0, तो 0/2 0। तो अगर मैं पूरा का पूरा साइकिल कंसीडर करूंगा ना, तो एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी, मैं कुछ भी एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं पूरा का पूरा साइकिल कंसीडर करूंगा साइनोसॉइडल साइन वेव का, तो एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी और मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब भी एसी सिंगल फेस एसी सप्लाई की मुझे एवरेज वैल्यू निकालना रहता है, तो मैं पूरा साइकिल कंसीडर नहीं करता,
केवल हाफ साइकिल कंसिडर करता हूँ। उसका कारण मैंने बता दिया कि अगर मैं पूरा साइकिल कंसिडर करूंगा ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी और नेगेटिव हाफ साइकिल भी, तो वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अगर आपको बस ऑप्शन रहे, चलो वो बाद में बात करेंगे, तो एवरेज, एक्चुअल में एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 0। लेकिन एनालिसिस पर्पस से वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैं कुछ एनालिसिस ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कभी भी अगर साइनोसोडल वेवफॉर्म है, साइन वेवफॉर्म है, तो उस कंडीशन में मैं जो एवरेज वैल्यू के लिए हमेशा हाफ साइकिल कंसिडर करता हूँ, केवल इतना साइकिल, हाफ, पूरा नहीं कंसिडर करता, केवल हाफ साइकिल को कंसिडर करता हूँ। केवल हाफ साइकिल को कंसिडर करता हूं ताकि कुछ वैल्यू आए, कुछ एनालिसिस कर पाऊं मैं। तो मैं हाफ साइकिल को कंसिडर करता हूं। तो एक काम करो बेटा, सिंगल फेस एसी सप्लाई हेडिंग डालिए, ये वेवफॉर्म बनाइए, और फिर मैं अपन बात करते हैं। सिंगल फेस एसी सप्लाई हेडिंग डालिए, ये वेवफॉर्म बनाइए, और ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये वाला, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल, और यहाँ लिख लेना स्वाति मार्क्स, स्वाति प्रोग्रेसिव मार्क्स। वैसे स्वाति के इतने आए नहीं है, स्वाति के तो दोनों में 50-50 मार्क्स आए हैं, दोनों प्रोग्रेसिव में। वो तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया ऐसा। चलो बेटा ये कॉपी कर लो जरा इतना, एग्जाम्पल सही। उसके बाद फिर मैं कुछ स्टेटमेंट लिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। हाँ बेटा, सभी को समझ में आया? आदर्श? यस सर। ठीक है, अजय? यस सर। थोड़ी देर बाद नेटवर्क आ रहा है तेरा यार अजय। नहीं सर, यार घर पे थोड़ी क्या वॉइस प्रॉब्लम रहती है, इस कारण से। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो आप कॉपी तो करो, सिंगल फेस एसी सप्लाई हेडिंग डालो, वेवफॉर्म बनाइए, और ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है वो लिख दीजिए। उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट लिखवाना चाह रहा हूँ आपको, और ये भी एग्जांपल कॉपी कर लेना है, ये वाला, ये रेम प्रोग्रेसिव 1 2, ये भी एग्जांपल कॉपी कर लेना। सर ये थोड़ा ब्लर ब्लर सा दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है बेटा? अजय, अमन, तुम्हें भी दिख रहा है क्या ब्लर? यस सर। अरे यार ऐसा क्यों दिख रहा है यार? मैं क्या करूँ उसके लिए? सर मुझे तो सही दिख रहा है। तुम्हें सही दिख रहा है और बाकी बच्चों को ब्लर दिख रहा है, तो यार मैं क्या करूँ उसके लिए? क्या कर सकता हूँ? रुको, आप सही दिख रहा है क्या बेटा? देखो, यस सर, अब ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से नेटवर्क का इशू है, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है ना, वो जैसी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी ना सिग्नल की, तो उसकी ब्लर थोड़ा अच्छा दिखने लगा वो, ऐसा कुछ है मेरे हिसाब से। मेरा इंटरनेट यस सर, वो बार बार हो रहा था। हाँ, मतलब वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है बेटा, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, इस वजह से आपको इसकी दिक्कत जा रही। पर डोंट वरी, डोंट वरी। वो इंटरनेट के इशू के कारण हो रहा है फिलहाल, तो आप लिख लीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो आप।
सुमित तुम्हारी पूरी स्क्रीन में दिख रहा है या फिर थोड़ी सी स्क्रीन में दिख रहा है? अब ठीक दिख रहा, पहले ब्लर हो रहा था। हाँ, फुल स्क्रीन में दिख रहा है तुम्हें या फिर कम स्क्रीन में दिख रहा है? फुल दिख रहा। फुल दिख रहा है, चलो ठीक, ओके। ये हाफ साइकिल जो है केवल साइनसोइडल वेवफॉर्म में ही लेते हैं। हाँ, साइनसोइडल वेवफॉर्म, और जहाँ पे पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल की वैल्यू बराबर हो वहां भी लेते हैं। ये अगर ऐसी वेवफॉर्म है जैसे कि ऐसी, तो यहाँ भी अपने को हाफ साइकिल ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल को नेगेटिव हाफ साइकिल कैंसिल कर देगा, तो एवरेज फिर जीरो हो जाएगा यहाँ भी। तो ये ऐसी वेवफॉर्म में भी हम वही सेम रूल हाफ साइकिल का प्रयोग करेंगे। जहाँ एवरेज जीरो हो जाता हो वहाँ हम अगर एनालिसिस करना है एवरेज वैल्यू का तो फिर हम करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में एवरेज जीरो हो तो पहले प्रेफरेंस जीरो को देना है, याद रखना। अगर ऑप्शन में ऑप्शन जीरो भी हो एवरेज तो पहले जीरो लगा देना आपको आंसर में टिक, फिर नहीं सोचना ज़्यादा। पर जीरो ऑप्शन नहीं दिया हो तब आपको जाना है जो मैं अब आगे सिखाऊंगा फॉर्मूलाइज। पर ऑप्शन में अगर जीरो उपलब्ध हो तो डेफिनेटली गो विथ जीरो। चलो आप इतना तो कर लो, फटाफट जल्दी करो, ताकि मैं एक स्टेटमेंट लिखाना चाह रहा हूँ आपको इसके नीचे। कोई नाश्ता वास्ता तो बना दिया लोगों ने? ठीक है, हो गया बेटा, बड़े आगे। यस सर। ठीक है, नीचे स्टेटमेंट लिखना। ये एवरेज वैल्यू हेडिंग डाली हुई है ना बेटा, आप लोगों ने एवरेज वैल्यू हेडिंग डाली है तो लिखो यस सर। स्टार लगाना और लिखना प्योर साइनोसॉइडल, प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म या ऐसी वेवफॉर्म ये स्टेटमेंट लिखना है, ऐसी वेवफॉर्म जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, लेकिन पोलैरिटी अपोजिट हो, बट पोलैरिटी मतलब साइन अपोजिट हो। एवरेज वैल्यू ऑलवेज जीरो, एवरेज वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? जीरो। एवरेज वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। एग्जाम्पल के लिए ऐसी वेवफॉर्म हो या फिर ऐसी वेवफॉर्म हो या फिर ऐसी वेवफॉर्म। ये देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव साइकिल बराबर है, लेकिन पोलैरिटी यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
यहाँ भी बराबर है लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये भी बराबर है दोनों, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो वहाँ एवरेज वैल्यू 0 होती है। फिर यहाँ लिखना बट या बट करके फिर जो बोलूँगा वो लिखना बट। लेकिन ये यहाँ तक पहुँच जाओ, उसके बाद बट तक पहुँच जाओ और फिर मुझे बोलो कि सर हो गया है, तुम आगे बढ़ो। हो गया बेटा? फिर लिखो। लेकिन एनालिसिस पर्पस के लिए, एनालिसिस मतलब अगर हमको वेवफॉर्म का एनालिसिस करना है तो एवरेज वैल्यू 0 पे तो कर नहीं पाएंगे, बट एनालिसिस पर्पस के लिए हाफ साइकिल की ही एवरेज वैल्यू निकालते हैं। हाफ साइकिल की ही एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, निकालते हैं, फाइंड करते हैं। ये लिख लो बेटा। हो गया बेटा? स्वाति बड़े आगे बेटा। यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो अब मैं आपको डिफाइन करूंगा कि क्या है एवरेज वैल्यू। अब हेडिंग डालिए आप लोग, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। हेडिंग डालिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। इसके नीचे यहाँ पे ये वेवफॉर्म को उठा के नीचे ला लेता हूँ पहले, एक काम ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये वेवफॉर्म को यहाँ से उठाया, देखो बेटा क्या हेडिंग डाली थी हमने, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। क्या होती है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट? ऐसा एसी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट है मतलब ऐसा स्टडी करंट, अस्टडी करंट मतलब एक समान वैल्यू का करंट, अस्टडी करंट। एक ऐसा स्टडी करंट विच फ्लो सेम चार्ज
जो उतना ही चार्ज फ्लो करवाता है। एक स्टडी करंट मतलब एक समान वैल्यू का करंट जो उतना ही चार्ज फ्लो करवाता है। अ स्टडी करंट विच फ्लो सेम चार्ज। एक स्टडी करंट मतलब एक समान वैल्यू का करंट, देखो ये एक समान वैल्यू का करंट, ये उतना ही चार्ज फ्लो करवाता है जितना कि एसी करंट, जितना कि एसी करंट। अ स्टडी करंट विच फ्लो सेम चार्ज एस एसी करंट फॉर हॉप साइकिल, फॉर हॉप साइकिल कॉल्ड एवरेज वैल्यू। अभी एक बार और समझा रहा हूं बेटा, देखो एवरेज वैल्यू क्या है, एक ऐसा स्टडी करंट जो उतना ही चार्ज, हाफ साइकिल के लिए कंसीडर तो करते ही है, केवल हाफ साइकिल को ध्यान रखते हैं। तो ऐसा स्टडी करंट, स्टडी मतलब एक समान वैल्यू का करंट। सपोज करो कि भाई ये जो वेवफॉर्म है इसकी वैल्यू है 10 sin थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 10 sin थीटा, इसकी वैल्यू है 10 sin थीटा, इसकी वैल्यू है। एक मिनट बेटा, ये 10 sin थीटा है, ये है 7.07, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, ऐसा स्टडी करंट, ऐसा स्टडी करंट मतलब एक समान वैल्यू का करंट, जैसे कि 7.07 एम्पियर की वैल्यू का एक स्टडी करंट है जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है जितना ही एसी कर रहा है, जितना ही एसी कर रहा है हाफ साइकिल के लिए। इधर देखो, फिर से अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। देखो देखो ये एवरेज करंट क्या है, एक ऐसा स्टडी करंट, एक ऐसा स्टडी करंट जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करे जितना ये एसी कर रहा है हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल है इसलिए T/2 दे दे रहा हूं मैं नाम। टोटल टाइम पीरियड T है, टोटल टाइम पीरियड यहां से लेके यहां तक है T, ये यहां से लेकर यहां तक है T, टोटल टाइम पीरियड है यहां से लेके यहां तक है T। तो ऐसा स्टडी करंट जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करे जितना एसी साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है हाफ समय के लिए। ये अब एक एग्जांपल के लिए देखो भाई, एक एग्जांपल के लिए देखो, ये जैसे सपोज करो कि ये एसी करंट है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ इसकी वैल्यू 3 है, यहाँ इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ इसकी वैल्यू 5 है, यहाँ इसकी वैल्यू 6 है, यहाँ फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0। तो अच्छा नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 1 कर लेते हैं, यहाँ 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा कि जो स्टडी करंट, अब जैसे कभी 0 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1 0, तो ये करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी या एक स्टडी करंट, या फिर एक स्टडी करंट। अब जैसे कि इसका अपन एवरेज निकाल लेते हैं, इन सबका अपन एवरेज निकाल लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, फिर 5, ये 4, ये 3, ये 2 1।
तो कितना एवरेज निकल जाएगा इसका, ये 5 4 9, 9 3 12, जो 14 और एक 15, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 15 होगा, 30 और 36, ठीक है। और एवरेज निकालना है तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितना हो जाएगा, 3 बचा 3, 3.2 कुछ आ रहा है। तो मतलब 3.2 एम्पियर का स्टडी करंट किसके बराबर है, जितना करंट ये आ रहा है, जितना करंट ये आ रहा है। मतलब एक ऐसा स्टडी करंट जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करे जितना ये एसी साइकिल कर रहा है, जितना ये एसी साइकिल अपने हाफ साइकिल में कर रहा है, उतना ही चार्ज एक स्टडी करंट जितने समय, मतलब उतने ही समय में प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। बेटा मेरी बात समझ में आ पाई कि आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, स्वाति? यस सर। अजय समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा? सुमित? ये स्टडी करंट मतलब डीसी करंट है क्या? हाँ, स्टडी करंट मतलब डीसी करंट, स्टडी करंट मतलब डीसी। तो ये डीसी करंट जितना हाफ साइकिल में करंट करेगा, मतलब नहीं फुल साइकिल में एक डीसी करंट जितना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से देख होगा उतना हाफ साइकिल में एसी करेगा ना। मतलब हाफ साइकिल में जितना चार्ज एसी प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही चार्ज डीसी, कितना डीसी प्रोड्यूस करेगा वो एवरेज वैल्यू कहलाती है। जैसे यहाँ पे 6 एम्पियर का जो एसी है, 6 एम्पियर का जो एसी है वो हाफ साइकिल में जितना चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, डीसी की 3.2 एम्पियर उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है उतने समय में। तो ये हो गया अपना एवरेज वैल्यू। वो फिर से उसको देखते हैं, ये देखो एवरेज वैल्यू क्या है, एक ऐसा स्टडी करेंट जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है जितना एसी प्रोड्यूस कर रहा है हाफ साइकिल के लिए, वो वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू कहलाती है। तो एवरेज वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, एक प्रकार का स्टडी करंट है या डीसी करंट है जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है जितना एसी कर रहा है समान समय में। पर हमको क्या डीसी कम लग रहा है, क्यों डीसी कम लग रहा है भाई? स्वाभाविक सी बात है, जो डीसी की वैल्यू एक समान है, डीसी की वैल्यू हर समय एक समान है, लेकिन एसी क्या हो रहा है, हर बार बदल रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। तो स्वाभाविक सी बात है जो डीसी है वो कम लगेगा ना भाई, उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए डीसी कम लगेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हर समय एक समान है ना, और ये जो एसी करंट है वो तो बदलते रह रहा है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट क्या है कि ऐसा स्टडी करंट, या फिर डीसी करंट बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और डीसी करंट, ये स्टडी करंट की जगह आप डीसी करंट वर्ड का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि डीसी करंट भी स्टडी करंट ही होता है। तो ऐसा डीसी करंट जो समान चार्ज प्रोड्यूस करता है जितना कि एसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है हाफ साइकिल के लिए, ऐसा स्टडी करंट जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करता है जितना कि एसी प्रोड्यूस करता है हाफ साइकिल के लिए, उस स्टडी करंट को एवरेज वैल्यू कहते हैं। स्टडी करंट विच फ्लो सेम चार्ज एज एसी करंट फॉर हाफ साइकिल कॉल्ड एवरेज वैल्यू। तो उस करंट को एवरेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब एक काम करो, हेडिंग डालो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, और लिखो, मैं बोल देता हिंदी में लिखवा देता हूँ कॉम्बाइन लैंग्वेज में ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ बेटा एक काम करो, लिखते जाओ, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट लिखो, ऐसा स्टडी करंट या डीसी करंट, स्टडी करंट को डीसी करंट बोलते हैं, जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करता हो
जितना कि एसी करंट हाफ साइकिल के लिए। एवरेज वैल्यू में हाफ साइकिल वर्ड जोड़ना जरूरी है। हाफ साइकिल के लिए ऐसा स्टडी करंट या डीसी करंट जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करता है जितना कि एसी करंट हाफ साइकिल के लिए, ऐसे स्टडी करंट को ऐसे स्टडी करंट को एवरेज एसी करंट कहते हैं। एवरेज एसी करंट कहते हैं। बट आपको समझ में अब आ गया होगा। तो ये एग्जाम्पल, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लेना, ये वाला, उसके बाद एग्जाम्पल लिख लेना, ये वाला, ये जब लिख लोगे ना तो उसके बाद ये बना लेना कि ये I इक्वल टू आई एम साइन थीटा टेन साइन थीटा। ये तो बना लिया ना आपने बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, बना लिया तो फिर मत बनाओ। ये देखो, जब अपन एसी की बात कर रहे थे तो हमको टेन साइन थीटा करंट लग रहा था, लेकिन जब डीसी की बात हुई तो 7.707 में काम चल गया। जब डीसी की बात आई स्टडी के, मतलब ये क्या होगी, मेरी एवरेज वैल्यू होगी 7.07। में लगातार हाफ साइकिल में फ्लो करवाते रहूँगा तो वो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करेगा जितना एसी के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो वैल्यू है वो 10/√2 है, Vm/√2, Im/√2। अभी मैं आगे प्रूफ भी कर दूंगा कि Im/√2 कैसे आया। लिख लिया आपने बेटा? ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो इसको। 10 साइन थीटा 7.07 10/√2 Im/√2। क्या बात है आदर्श, ये हाथ से लिखे भेज दिया क्या आदर्श? ये क्या टाइप किया क्या? सर आदर्श तो है ही नहीं। आदर्श है नहीं, फिर उसने डेफिनेशन कैसे भिजवाई? ग्रुप पे। अभी गया होगा वो। बेटा हमें समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा ऐसा टॉपिक ही है। ठीक है बेटा, अब देखो अपन अब कोई भी वेवफॉर्म आ गए तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे अब अपन लोग। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे कि अब कैसे एवरेज निकालेंगे। चलो आओ, ये देखिए, उसके नीचे बेटा ये वेवफॉर्म बनाना। ये डेफिनेशन जो लिख ली ना आपने, उसके नीचे ये वेवफॉर्म बनाइए। जो डेफिनेशन आपने लिख ली है उसके नीचे ये वेवफॉर्म बनाइए। ये 0 डिग्री,
ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये बनाओ बेटा, उस जो एवरेज डेफिनेशन लिखाई ना मैंने एवरेज वाली की, उसके नीचे फार्मूला ये बनाना। ये करंट की एक्सिस है और ये जो इसकी इक्वेशन है वो है आई एम साइन थीटा, आई एम साइन थीटा। और ये जो एक्सिस है थीटा की एक्सिस है, ये है यहाँ तक 270, ये है 360 और 180 डिग्री को बोलते हैं पाई, रेडियन में पाई, और 360 डिग्री को बोलते हैं 2 पाई। और ये जो वेवफॉर्म है इसमें टाइम पीरियड कितना है बेटा? टाइम पीरियड इतना है, टाइम पीरियड कितना है यहाँ तक, जहाँ एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और जो कि कितना है एंगल की फॉर्म में 2 पाई। टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। तो हाफ साइकिल कितना हो जाएगा? इतना T/2। हाफ साइकिल हाफ साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? T/2 मतलब 2π/2। ठीक है, ये भी कर लो बेटा। ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड हो गया T और ये हो गया 2 पाई। मैंने आपको शायद टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी दोनों के बारे में लिखा दिया था, दोनों के बारे में बता दिया था कि क्या होता है टाइम पीरियड और क्या होता है, पर लेकिन एक बार फिर से लिखा देता हूँ। बेटा बना लिए वेवफॉर्म? उसके नीचे ये बनाना, छोटी छोटी वाली वेवफॉर्म। ठीक है बेटा, अब लिखो यहाँ पे साइकिल। ये मैं आपको डीसी पढ़ाते समय मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से बताऊंगा। साइकिल क्या होता है? ऐसा पैटर्न जो रिपीट होता है, ऐसा पैटर्न जो रिपीट होता है साइकिल कहलाता है, चक्र कहलाता है। हिंदी में चक्र बोलते हैं इसको।
ऐसा पैटर्न जो रिपीट होता है साइकिल या चक्र कहलाता है। तो यहां कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है भाई? देखो ये जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है, ये एक पैटर्न है, ये वाला, ये एक पैटर्न है जो फिर रिपीट हुआ यहां से, ये फिर ये पैटर्न फिर रिपीट हुआ, ये जो पैटर्न है ये फिर रिपीट हुआ। तो ऐसा पैटर्न जो रिपीट होता है, ये जैसे ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ये यहां से लेके यहां तक एक पैटर्न है, वन साइकिल, और ये जो पैटर्न है फिर रिपीट हो रहा है। ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हुआ, ये एक पैटर्न है जो फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ। तो ऐसा पैटर्न जो रिपीट होता है उसी को साइकिल बोलते हैं। तो एक साइकिल कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक हो गया। समझ में आया कि साइकिल क्या है? और या फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखो, ये एक पैटर्न है यहां से लेके यहां तक। येलो पेन का यूज करता हूँ। ये देखो, ये एक पैटर्न हो गया, ये एक पैटर्न हो गया, ये यहां से लेके यहां तक, ये वन साइकिल हो गया। ये देखो, ये फिर रिपीट हो रहा है फिर से। तो ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो वो साइकिल कहलाता है। बेटा लिख लो ये, और ये दोनों डायग्राम बना लो। ठीक है बेटा, अब देखो, अब लिखो टाइम पीरियड। स्टार लगाओ और लिखो टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड? एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, और कुछ नहीं। देखो, एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा समय, कंप्लीट करने में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है।
इसे टी से डिनोट करते हैं, इसे टी से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। इसे टी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। और इसकी यूनिट होती है सेकंड, यूनिट होती है सेकंड। कॉपी कर लो बेटा। ठीक है बेटा, अब लिखो फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीज मैंने बता दी है आपको, लेकिन एक बार फिर से मैं एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई में लिख पाना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है देखिए, हिंदी में इसको आवृत्ति बोलते हैं। देखो क्या होता है, एक सेकंड में कितने साइकिल ऐसे कंप्लीट हो रहे हैं। देखो ये साइकिल है, और एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय करंट या वोल्टेज इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कंप्लीट होने वाले साइकिल्स या फिर चक्र की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं और इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, और इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज जो होता है वो क्या होता है ना, हर्ट्ज साइकिल्स पर सेकंड होता है। सर हर्ट्ज किसके बराबर होता है? साइकिल्स पर सेकंड के बराबर हर्ट्ज होता है। और भारत की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में 50 साइकिल।
इसके बाद एक रिलेशन लिखवाऊंगा मैं कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या संबंध है? रिलेशन बिटवीन एफ एंड टी। तो क्या रिलेशन है दोनों में? एफ इक्वल टू 1/t, ये रिलेशन होता है दोनों में। ठीक है बेटा, ये कॉपी कर लीजिए। मतलब हमारे इंडिया में 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर लेती है हमारे देश की वोल्टेज की साइकिल और करंट की साइकिल। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। स्वाति, हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। तो किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट कि अब हम वापस से आ जाते हैं, मैं एक्चुअल में आपको जो सिखाना चाह रहा था वहाँ पे वापस आ जाते हैं। वो मुझे इसलिए सब चीज़ें बताना पड़ा कि अब मैं आपको एवरेज वैल्यू बताते बताते वापस से टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी पे इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ होने वाला है फार्मूले के अंदर। इसलिए मैंने सोचा कि यार एक बार बता ही देता हूँ, अगर कोई डाउट हो किसी बच्चे के मन में तो वो क्लियर हो जाए। चलो अब वापस से हम आ जाते हैं। एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू को मैंने ऐसे डिफाइन किया कि ऐसा स्टडी करेंट जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करे जितना कि एसी साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, तो ऐसे स्टडी करंट को हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। ऐसे स्टडी करंट को हम एवरेज वैल्यू कहते हैं और यहाँ केवल हम हाफ साइकिल कंसिडर करते हैं। तो अब मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालना है। इसकी एवरेज वैल्यू निकालना है तो एवरेज वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो ये होता है।
एवरेज वैल्यू का जो फार्मूला होता है ये होता है 1 टाइम पीरियड, और मेरा जो साइकिल है वो कहाँ से कहाँ तक कंसिडर कर रहा हूँ मैं, मेरा जो साइकिल कंसिडर कर रहा हूँ मैं केवल हाफ साइकिल कंसिडर कर रहा हूँ। तो 0 से t/2 मेरी जो ये जो वेव फॉर्म है उसको इंटीग्रेट कर देना है मुझे। वेव फॉर्म क्या है, Im साइन थीटा, और केवल हाफ टाइम पीरियड के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए टाइम पीरियड भी हाफ लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि केवल मैं हाफ साइकिल को कंसिडर कर रहा हूँ। तो जब मैं हाफ साइकिल को कंसिडर कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड है ये भी मुझे हाफ लेना पड़ेगा, और जो लिमिट है वो भी हाफ लेना पड़ेगा। केवल हाफ टाइम पीरियड के लिए कंसिडर कर रहा हूँ मैं, तो जो टाइम पीरियड है वो भी हाफ लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने बताया ना एवरेज वैल्यू केवल हाफ टाइम पीरियड के लिए कंसिडर करना है टाइम पीरियड। तो ये एवरेज वैल्यू निकालते समय जो टाइम पीरियड है वो भी हाफ लेना है, और वेव फॉर्म को भी हाफ ही कंसिडर करना है। तो 0 से t/2 मेरी जो करंट की इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप। चलो करते हैं। तो एवरेज वैल्यू का जनरल स्टैंडर्ड फार्मूला, एवरेज वैल्यू निकालना है तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ये है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t फंक्शन ऑफ t dt। तो ये एवरेज वैल्यू का एक्चुअल फार्मूला है, ये एवरेज वैल्यू का एक्चुअल फार्मूला है जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स। लेकिन जब हम एसी साइकिल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, जो केवल हाफ साइकिल कंसिडर करना है, इसलिए t की जगह t/2 आ गया, और जो लिमिट भी 0 से t जाना चाहिए वो t/2 जा रही है, क्योंकि केवल हाफ साइकिल के लिए कंसिडर हो रहा है करंट। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं इंटीग्रेट। जो टाइम पीरियड है वो कितना है भाई, 2π, क्योंकि ये थीटा मतलब एंगल की टर्म में लिखना है, तो टाइम पीरियड को एंगल की टर्म में t किसके बराबर हो जाता है, एंगल की टर्म में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π। ये कितना हो गया t 2π। तो t/2 मतलब कितना 180 तक, जो कि पाई के बराबर है। तो आई एवरेज निकालते समय 1/t/2 का मतलब होता है पाई 0 to π Im साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/π। ये Im जो है वो कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये कांस्टेंट इसलिए बाहर निकाल लो। तो मैक्सिमम वैल्यू को मैंने बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, केवल साइन थीटा बचा। इंटीग्रेशन के अंदर केवल साइन थीटा बचा, और जिसकी रेंज कितनी है 0 to π। ठीक है, तो ये हो गया Im/π। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, और लिमिट लगा दो 0 to π 0 to π। कितना आ गया माइनस Im/π, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही करते हैं, कॉस थीटा की जगह पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, माइनस और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कितना हो गया ये माइनस Im/π, और ये -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आगे हो जाएगा 2Vm/π, नहीं 2Im/π, 2Im/π। ये आ गई मेरी एवरेज वैल्यू। समझ में आएगा सभी को बेटा, सभी को समझ में आया कैसे किया मैंने? यस सर। ठीक है बेटा, चलो इसको कॉपी कर लो जरा, ये यहाँ से कॉपी करना, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ इसको। चलो करो जरा, कॉपी करो इसको।
सर इसको थोड़ा बड़ा क्या करना है बेटा इसको? ये जूम करूं? ये साइज थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। यस सर। आज इंटरनेट इशू कर रहा है यार। चलो डोंट वरी, अभी मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो एक बार और देख लेना इस वीडियो को दिन में। कल जो मैंने पढ़ाया था वो भी मैंने अपलोड कर दिया था, और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना कि एक बार और इस वीडियो को। हाँ बेटा, हो गया आप सभी का? अजय, आदर्श, अमन, सुमित, स्वाति? यस सर, हो गया। हो गया बेटा, चल। तो आरएमएस वैल्यू बची हुई है, तो आरएमएस वैल्यू को कल एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी वो, क्योंकि उसको स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा उसमें प्रॉपर, तो कल ही पढ़ते हैं ना बेटा। और आज के क्लास में अगर कोई डाउट है आपको तो एक बार देख लीजिए, पलटा लीजिए पन्ने, और कुछ हो तो पूछ लीजिए मुझसे। चलो ठीक है बच्चों, तो फिर लीव कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन थे ये दो ग्रुप पर। ग्रुप पर 2 क्वेश्चन डालेंगे। ये क्या, ये तुम्हारे एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन? तो ये कहाँ से उठा के लाए थे क्वेश्चन? कौन से वाले? ये जो ग्रुप पर डले हुए, ये इंटीग्रेशन वाले। ये बुक है गाड़ी शर्मा, अच्छा उससे सॉल्व कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका आंसर डी आ रहा है क्या? कुछ 185 का देखो जरा।
हाँ वही आ रहा है ना? ठीक है। तो चलिए, 12th क्लास में एक थ्योरम है, आदर्श अजय स्वाति, याद है क्या तुम लोगों को? एक थ्योरम है जिसमें कि क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड परिपथ, क्लोज्ड सर्किट जो होता है, कोई भी क्लोज्ड सर्किट जो होता है, ये देखो कौन बता रहा हूँ ना, ये 12th का कॉन्सेप्ट है सुमित। 12th क्लास में टॉपिक है कि भाई किसी भी क्लोज्ड पाथ में, क्लोज सर्किट में अगर कोई चार्ज है तो उसका जो क्लोज इंटीग्रल होता है, उसका जो टोटल सरफेस चार्ज होता है, वो उसके उस अंदर, इस बंद सर्किट के अंदर जितना चार्ज है उसका एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ऐसा कुछ होता है यार, ये एक्चुअल में मुझे भी उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन ये 12th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार Q अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो देखो, ये जो बंद सर्किट है इसके अंदर दो चार्ज है, Q2 और Q3। दो चार्ज है Q2 और Q3, ये Q2 प्लस Q3, दो ही चार्ज हैं, दोनों को ऐड करके अपॉन एप्सिलॉन कर दिया, ये E डॉट डी एस। ये एक्चुअल में अभी एक सब्जेक्ट है आगे, और डिटेल में है एक सब्जेक्ट, ये बीटेक वालों को रहता है एक सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये बीटेक वाले पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट, तो यहाँ डिटेल में है EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में है। तो ठीक है, ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला। ये अलग से इसमें रूल्स है अलग अलग। तो अभी तो फिलहाल इसका आंसर देख लो। अभी तो फिलहाल इतना समझ लो कि अगर कोई क्लोज्ड पाथ है, ये क्लोज्ड सर्किट है, इसके अंदर अगर कोई चार्ज है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Q1 और यहाँ लिखा है Q3, तो इसका E डॉट डी एस, E मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ds का मतलब सरफेस एरिया का जो क्लोज इंटीग्रल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सरफेस इंटीग्रल होता है, वो इस क्लोज लूप के अंदर जितने भी चार्ज है दोनों को जोड़ दीजिए और उसको एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होती है कि ये क्या बोलना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो ये बताती है कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करके रखेगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था। और ये वाला 186 का 200 ए होगा, इसका 186 का ए ऑप्शन होगा। अब नहीं 186 नहीं, हाँ हाँ ठीक है, 200 देखते हैं क्या बोल रहा है। 200 क्वेश्चन नंबर 200, एक मिनट देख रहे हैं ना, क्या बोल रहा है 200। हाँ, ये बोल रहा है कि एक 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, 3 कैपेसिटर को श्रेणी में कनेक्ट कर दिया। चलो ठीक है भाई, ये 1 माइक्रोफेरेड, एक 2 माइक्रोफेरेड और एक 3 माइक्रोफेरेड। इसके 3 कैपेसिटर है जिनको श्रेणी मतलब सीरीज में जोड़ दिया है। एक 60 वोल्ट के डीसी सोर्स से जोड़ते हैं। ठीक है भाई, 60 वोल्ट के डीसी सोर्स से जोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 60 वोल्ट के डीसी सोर्स से जोड़ दिया। अब आगे क्या बोल रहा है प्रश्न? अब प्रश्न क्या बोल रहे हैं, कितने कैपेसिटर पर 20 वोल्ट से अधिक वोल्ट पाथ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, कितने कैपेसिटर पे 20 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अपेयर होगा। ठीक है,
तो एक काम करते हैं कि पता करते हैं कितना वोल्टेज अपेयर होगा इस पे। तो उसके लिए सिंपल सा है, एक वोल्टेज डिवीजन टेक्निक आती है, उसका प्रयोग करते हैं। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक है, उसका प्रयोग करके निकालते हैं। चलो आओ देखते हैं। जैसे मुझे इसका वोल्टेज निकालना है V1, इसका वोल्टेज ये मैंने सिखाया भी है बच्चों को, आप आए नहीं थे शायद उस दिन। तो वैसे V1 की वैल्यू निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, टोटल वोल्टेज। और जिस ब्रांच का मुझे वोल्टेज निकालना है तो उसके अपोजिट ब्रांच का कैपेसिटेंस। तो अपोजिट में ये वाली कैपेसिटेंस है, अपोजिट में ये कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं। तो ये जो दोनों कैपेसिटेंस जुड़े हैं वो कैसे, सीरीज में। तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा लो, तो इनको एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 2 + 3, मतलब 6/5 फैरेड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जिस ब्रांच में मुझे वोल्टेज लगाना है, इसमें पैरेलल वाला फार्मूला लगाना है। जिस ब्रांच में मुझे वोल्टेज निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का कैपेसिटेंस। अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो 6/5 + 1, तो 60 × 6/5 अपॉन 11/5, तो ये कैंसिल हो गया। तो 60/11 × 6, तो 11 से कितने बार पड़ जाएगा, 55 बार, बचा 5, 5.4, तो कितना आ गया 30। मतलब ये 20 से एक कैपेसिटर तो हो गया, जिसपे 20 वोल्टेज से ज़्यादा आ रहा है। अब एक बार अपन 2 माइक्रोफैराड वाला चेक कर लेते हैं। 2 माइक्रोफैराड वाला चेक कर लेते हैं, इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है। 2 माइक्रोफैराड वाला चेक कर ले, इस पे 30 आ गया, 30 पॉइंट कुछ आ गया, 6 × 5 = 30। नहीं 30 नहीं, ज़्यादा आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको करो 1 मिनट, कितना हो जाएगा, 24 के 4 32, 32.4 वोल्ट। तो बचा वाला जो 2 कैपेसिटर है, अब ये 2 माइक्रोफैराड एक और चेक कर लेते, काम उतने में बन जाएगा अपना। 2 माइक्रोफैराड पे निकालना है तो सेम वही फार्मूला, V2 की वैल्यू निकालना है तो फार्मूला वही, टोटल वोल्टेज हो गया 60। जिस ब्रांच में कैपेसिटर निकालना है मुझे, जिस ब्रांच का वोल्टेज उसके अपोजिट ब्रांच का कैपेसिटेंस, तो अपोजिट ब्रांच को कौन सी होगी इस 2 माइक्रोफैराड की, 1 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेता हूँ मैं। 1 × 3 अपॉन 1 + 3, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो ये हो गया 3/4, ये अपोजिट ब्रांच का कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 + 3/4, 2 + 3/4, तो कितना हो जाएगा 60 × 3/4। तो ये कितना हो जाएगा 8 + 3 11, 11/4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 11 से 5 बार, 5.4। ये 5.4 × 3 कितना हो गया, नहीं, बस एक कैपेसिटर है जिसको 20 वोल्टेज से ज़्यादा होगा। देखो अब एक कैपेसिटर 32 आ गया, दूसरे पे 16 आ गया, तो बचे वाले पे कितने आएगा, ये 30, ये 32 और 16 कितने हो गए, 6 2 8, 3 1 4। तो अब कोई पॉसिबल ही नहीं है कि 20 वोल्टेज से ज़्यादा हो, तो इसका एक कैपेसिटर आंसर आएगा। समझ में आएगा भाई ये सुमित, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं।